नमस्कार बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चली थी वेक्टर अलजेब्रा। मैंने वेक्टर अलजेब्रा में पिछले दिनों में मैंने क्या किया था 10.4 पूरी ख़त्म कर दी थी। और आज अब लास्ट हमारी प्रश्नावली बची जिसको कहते हैं अध्याय 10 के विविध प्रश्नावली जिसको कहते हैं। इसको आप मिसलिनियस भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थोड़े से हायर लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको समझना है, देखना है और करना है। क्योंकि अगर कभी भी आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या थोड़ा सा अगर टफ पेपर बनाएगा तो कभी कभी इनसे क्वेश्चन रख देता है, इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सी दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनको देखें, इनको समझें और पढ़ें। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ आज के अपने पहले क्वेश्चन में। मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खत्म हो जाए, ताकि इस चैप्टर को मैं बहुत जल्दी एक या इस वाली वीडियो या अगले वाली वीडियो में ख़त्म करके और आपको कोई नया चैप्टर चालू करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश निकालो। तो देखो जरा मुझे बताना कि एक्स तल कितने होते हैं। तो सदिश तल होते हैं 3। अगर इसको मान लूँ मैं एक्स अक्ष, इसको मान लो वाई और इसको जेड, ठीक है। तो इसको एक्स वाई अक्ष भी कह लो या एक्स वाई तल कह लो। कहता है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ऊपर होती है और नीचे क्या होती है, ऋणात्मक दिशा होती है। तो इसके साथ में कोण बनाएगा कौन, कोई एक सदिश है वो जो कोण बना रहा है 30 डिग्री, वामावर्त बना रहा है, तो वामावर्त कर दो, ठीक है। अच्छा, वामावर्त का मतलब क्या होता है? वामावर्त का मतलब होता है, देखो घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो ऐसे घूमती हैं, जिसको कहते हैं क्लॉक वाइज दक्षिणावर्त, ठीक है। घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं इस प्रकार से घूमती है, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। और घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं तो उनकी अगर विपरीत दिशा में जाना पड़े, मतलब इधर से इधर जाना पड़े, तो उसको कहते हैं वामावर्त। तो ये जो एंगल बना है ये बना है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त में 30 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। तो अगर बेटा इसमें कह रहा है कि एक्स वाई तल पे, क्या कह रहा है, एक्स वाई तल पे, तो एक्स वाई तल का मतलब क्या है? तो एक्स वाई तल का मतलब है ये जो सदिश है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में ही है, जबकि जेड अक्ष में नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, तो अब इसका सदिश पूछ रहा है, तो इसको सदिश में अब आपको तल दे के आया, मतलब यहाँ पे आपको दे के आया डिग्री दे के। मैंने कहा था जब भी कभी आपको एंगल दे के आएगा, जब भी कभी आपको कोण दे के आएगा, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ एक तरीका ही लगा सकते हो जिसको कहते हैं तिक कोसाइन निकालना। तो आप इसे निकाल सकते हो कॉस थीटा, और या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है। उसको करने के लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले अब आपके पास सिर्फ 2 तल हैं। तो अगर मैं कह दूं एक्स निकालो, तो एक्स कैसे निकालोगे? तो एक्स सर जी बस एक ही तरीके से निकल सकता है। तो एक्स सच सिर्फ एक ही तरीके से निकल सकता है, वो है क्या, कॉस अल्फा। अल्फा की जगह पर कितना है, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/2। होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। अब अगर बात करें हम वाई तल की, किसकी बात करें, वाई तल की, तो वाई तल कैसे निकालेंगे? तो अब बताओ यहाँ पे जब आपने लिख दिया 30 डिग्री, तो ये कितना बचा, ये जो बचा इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या लिख सकते हैं 60 डिग्री भी। तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं। अगर आप करेंगे कॉस 90 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो, कॉस 60 लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो साइन 30 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है? ऐसे आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो क्वेश्चन में आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो आप cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो होता ही होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको कैसे करना है आपको डिसाइड करने है। अगर बात करें बेटा जेड अक्ष की, तो जेड अक्ष के साथ बताओ ये जो तल होगा ये कैसे मतलब कितना एंगल बनाएगा? सही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि जेड अक्ष में तो गया ही नहीं, और जिस अक्ष में गया नहीं उसके साथ कैसे एंगल बनेगा? तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब अगर करें cos π/2 इज इक्वल टू, ये तो होता है 0, होता है कि नहीं होता है, ठीक। अब बेटा सदिश निकालना है, तो आप जानते हो सदिश क्या होता है, आई कैप के साथ cos अल्फा प्लस जे कैप के साथ cos बीटा, ठीक है, प्लस के कैप के साथ cos गामा। समझ रहे हो, यही एक ये cos अल्फा इसको बोल सकते हो, इसको cos बीटा और इसको cos गामा बोल सकते हो। मैंने बताया था कि जब भी कभी आपको एक्स वाई जेड ना दिए हों और अगर एंगल दिए हों, तो आप एक्स वाई जेड कैसे निकालोगे या कैसे आप अपना वेक्टर फाइंड करोगे। तो करें आई, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो आई कैप इंटू क्या है, √3/2
√3/2 प्लस अगर बात करें जे कैप इंटू क्या है 1/2 है, और बात करें के कैप की तो इसकी क्या है 0, तो अगर 0 तो ख़त्म हो जाएगा। तो आएगा कितना, तो सर जी आएगा √3/2 आई कैप और प्लस का 1/2 जे कैप। आंसर समझ गए कितना आ गया, तो आंसर आ गया है √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। बताओ किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो रही है इस क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन देखो बड़ा पेचीदा टाइप का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना है कि एक्स वाई, देखो इसमें कह दिया गया एक्स वाई तल में, फिर वामावर्त बोल दिया, मतलब दुनिया की चीजें बोल दी गई हैं। तो अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर आप गलत कर दोगे, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। चले आगे, तो बिल्कुल चलिए देखो फटाक से भी या तो मेरे साथ साथ करें और या तो स्क्रीनशॉट जल्दी से करें, ठीक है। चलो देखो बेटा आपका कराते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो बेटा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि P = x1 y1 z1, कहता है P = x1 y1 और z1, मतलब क्या दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं। कहता है Q = x2 y2 और z2 दिया गया है। तो कह रहा है कि को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। बताओ, अच्छा एक है P और एक है Q, तो इसको मिलाने वाला क्या होगा बताओ, तो इसको मिलाने वाला जो सदिश होगा उसके कहेंगे PQ वेक्टर। समझ गए, PQ वेक्टर बोलेंगे नहीं बोलेंगे। सबसे पहले आप P के निकाल लो सदिश और इसके निकाल लो। जब आप इसका वेक्टर बनाओगे तो ये OP वेक्टर नहीं हो जाएगा, तो OP वेक्टर = x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। बताओ कोई दिक्कत है भाई, पॉइंट से आप हमेशा से बनाते रहे हो सदिश कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें इसको तो ये है Q है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OQ वेक्टर = x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। बताओ कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि इसको मिलाने वाले रेखा का सदिश के घटक ज्ञात करो, तो PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो जी सर बिल्कुल, तो हमें निकालना पड़ेगा PQ वेक्टर = तो इसका क्या हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। बेटा OQ वेक्टर क्या है, तो सर जी हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। तो कोई दिक्कत, OQ हो गया। अब बात करें OP की, तो माइनस OP क्या हो जाएगा, तो OP हो जाएगा x1 i कैप प्लस प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। तो कोई दिक्कत है। तो अगर बात करें बेटा, अगर इस माइनस के इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सब पूरे माइनस के हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, यहीं पे कराते हैं। सब पूरे देखो हो गए माइनस के, हो गए, ये देखो हो गए माइनस के। समझ गया कि नहीं समझ गए, तो जी सर जी हम बिल्कुल समझ गए, माइनस के हो जाएंगे। तो अब बताओ कितना आ जाएगा, तो आई है और ये भी आई है, दोनों जुड़ेंगे तो आई आ जाएगा कॉमन, x2 माइनस x1। तो आई कैप = x2 माइनस x1, ऐसे इसका भी हो जाएगा जे कैप y2 माइनस y1 प्लस का के कैप z2 माइनस का z1। बताओ कोई दिक्कत, तो सर जी कोई भी दिक्कत हमें है ही नहीं। समझ गया। तो अब इसे घटक पूछ रहा है, तो घटक समझ गए होंगे, ये है घटक, ये है घटक और ये है घटक। तो पूछ रहा था कंपोनेंट, क्या पूछ रहा था, कंपोनेंट मतलब घटक पूछ रहा था। तो भैया लिख दो इसके घटक क्या क्या आ जाएंगे, तो घटक एक आ जाएगा x2 माइनस x1, दूसरा घटक आ जाएगा y2 माइनस y1 और तीसरा घटक आ जाएगा z2 माइनस z। बताओ कोई दिक्कत, तो सर जी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमको समझ में आ गया, घटक मिल गए। अब बेटा पूछ रहा था परिमाण का मतलब मॉड्यूलस पूछ रहा था। तो अगर हम PQ वेक्टर का बेटा अगर मॉड्यूलस निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √ x के गुणांक का स्क्वायर y के गुणांक का स्क्वायर पर z के गुणांक का स्क्वायर। तो करेंगे तो आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और यही आपका आ गया आंसर। बताओ किसी बच्चों को कोई भी असुविधा हो रही हो तो हमको बोल सकता है, और ये जो आपको घटक निकाले थे, कंपोनेंट निकाले थे, वो आपके ये आ गए। बताओ कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में, तो सर जी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है और सब कुछ समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है, ठीक है। हटा दें, क्वेश्चन नंबर 3 में चला जाए, तो सर बिल्कुल चला जाए। अरे यार देखो पॉइंट दिए थे, पॉइंट से आपने क्या बना लिए, वेक्टर बना लिया। आप जानते हैं कोई अगर पॉइंट दिया हो, अगर इसका उसके साथ में कोई नहीं होता तो हमेशा ओरिजिन के साथ में होता है OP वेक्टर OQ वेक्टर, और कह रहा था कि उसको मिलाने वाली रेखा तो OQ वेक्टर ही होगी, और बाकी आप खुद ही समझदार हैं।
क्योंकि अब पूरा चैप्टर आप ख़त्म करके ले आए हैं नीचे, तो मैं नहीं समझता कि आप छोटी छोटी चीज़ें आपको अभी भी दिक्कत कर रही होंगी, ठीक है। बाकी बताना मेरा काम है, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, और आपको भी लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बताए तीसरा है तो कह रहा है एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चली। तो मैं एक बनाता हूँ निर्देशांक, ध्यान से समझना, मैं एक बनाता हूँ निर्देशांक एक्स अक्ष है वाई अक्ष। भैया लड़की यहाँ पे खड़ी थी, जीरो पे ओ पे खड़ी थी, मूल बिंदु पे खड़ी थी, वो पश्चिम चली। तो बताओ पश्चिम कहाँ होता है? तो ऊपर की तरफ जाने में होता है उत्तर, और इधर जाने में होता है पूर्व, नीचे दक्षिण, और इधर पश्चिम। तो पश्चिम में वो 4 चली लड़की, यहाँ पे पहुँच गई, तो मतलब 4 मीटर चली है, 4 किलोमीटर चली, तो 4 किलोमीटर वो चली। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि अब यहाँ से, तो कह रहा है 4 किलोमीटर चली, फिर उसके पश्चात वह उत्तर से 30 अंश दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चली। तो बताओ लड़की यहाँ पे, लड़की के लिए उत्तर क्या होगा? सर जी उत्तर तो यही होगा, जाना चाहिए इसको इधर। तो कह रहा है उत्तर से 30 अंश कहाँ चली? 30 अंश पश्चिम की तरफ चली। तो भैया उसको चला दो पश्चिम की तरफ। जब पश्चिम की तरफ चलेगी तो कुछ ऐसे चलेगी, कितना हो जाएगा? थीटा, ये तो हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 डिग्री चली। समझ गए? उत्तर की ओर वो 30 डिग्री चली, उत्तर की ओर वो पश्चिम 30 डिग्री चली, चल गई। तो अब हम क्या करेंगे? तो कह रहा है कि उसका विस्थापन क्या। तो विस्थापन बेटा क्या होता है? और फिर यहाँ पे जाके वो लड़की क्या करती है? यहाँ पे जाके वो रुक जाती है। तो विस्थापन होता है इनिशियल टू फाइनल, मतलब प्रारंभ से अंतिम, मतलब ये आएगा इसका विस्थापन। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? और बेटा देखो 3 किलोमीटर चली, कितनी चली है? तो ये 3 किलोमीटर चली है और यहाँ पे जाके रुक गई है। कहता है विस्थापन, तो विस्थापन होता है प्रारंभिक से अंतिम के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बोलते हो। तो ऐसे विस्थापन निकालने के आप क्या करोगे? 20 से डाल दोगे, इस पे एक लंब डाल दोगे, लंब डाल दिया तो इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। बेटा 4 है तो मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लिया एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। बचेगा कि नहीं बचेगा? जी सर बिल्कुल बचेगा। समझ में आया? चित्र समझ में आया कि नहीं आया? तो जी सर बिल्कुल आ गया। हमें निकालना है ओ बी वेक्टर। क्या निकालना? ओ बी वेक्टर या बी ओ निकालना है, ठीक है। तो मैं अगर कह दूं कि आपको विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन है क्या है यहाँ पे? तो सर जी विस्थापन जो है वो हमको निकालना है बी ओ। बी ओ क्यों निकालना है? क्योंकि सर जी जो बी ओ है ना, वही तो इनिशियल टू फाइनल है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु वही तो है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस वही जाएगी, हमको निकालना। हमने कहा इसको मान लो आप आर वेक्टर। क्या मान लो? इसको मान लो आप आर वेक्टर। अच्छा आर वेक्टर निकालोगे तो यहाँ तो एक्स है और यहाँ तो कोई डिस्टेंस दी नहीं, मैं इसको वाई मान लूँ। तो अगर वाई मान लूँगा तो जरा बेटा मुझे बताओ बी के निर्देशांक क्या आएंगे? तो सर जी बी के निर्देशांक आएंगे, कोई एक्स से माइनस दिशा में है तो माइनस एक्स और कामा, ये देखो वाई है तो माइनस एक्स कामा वाई आ जाएगा। तो मतलब जो इसका विस्थापन आएगा वो क्या आएगा? तो सर जी वो आएगा माइनस का एक्स, ऊपर जा रहा होगा, आएगा माइनस का एक्स आई कैप और प्लस का वाई जे कैप, ये कुछ आएगा। अब लेकिन देखना है तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, भाई दोबारा फिर से देखो, जो आपको निकालना है ओ बी वेक्टर। समझ रहे हो? ओ बी वेक्टर। अब देखो मैंने कहा था अगर कभी आपको बी वेक्टर दे दिया, जैसे बी वेक्टर दे दिया जाता है एक्स कामा वाई कामा जेड, मैं इसके कहता है निर्देशांक बनाओ। क्या करते? तो कैसे बनाते हो? तो आप लिखते ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखते? ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते। तो अब यहाँ पे भी देखो ओ बी निकालना है, ओ बी का मतलब बी को अकेले निकालना, मतलब बी के कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। यहाँ से आपको पता चले कि यहाँ से यहाँ तक एक्स है और ये है वाई, तो इसके निर्देशांक हो गए माइनस एक्स कामा वाई। तो अगर बी के निर्देशांक माइनस एक्स कामा वाई है, अगर मैं आपसे यहाँ पे इसकी क्या पूछूं, इसका सदिश पूछूं, तो आप कहोगे ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप, क्योंकि ये है किसका है? माइनस का है। समझ गए? तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि अगर एक्स और वाई की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर दोगे? सर बिल्कुल कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे? तो देखो आर वेक्टर क्या आ गया? तो बेटा आर वेक्टर आ गया माइनस का एक्स आई कैप और प्लस का वाई जे कैप। बताओ आ गया? ठीक है। तो आपको इसी को बस फिल करना है, बस यही इसका विस्थापन है। विस्थापन मतलब आपको पता चल गया, लेकिन अब x और y की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे देखो, ये अगर 30 है तो क्या ये 60 नहीं हो जाएगा? क्या 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? जब 60 डिग्री हो गया तो यहाँ तो बताओ हमें क्या निकालना है? हमें y निकालना और हमें x निकालना। तो y निकालने के लिए यहाँ पे क्या लोगे? तो हम सर जी लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 अंश इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है वाई, और कर्ण कितना है? एक भी है बेटा। कितना है? यहाँ से यहाँ तक बेटा है 3 किलोमीटर, तो बटे 3।
तो ये बेटा कितना आ जाएगा, तो इसका हो जाता है 1/2 इज इक्वल टू y/3। ठीक है, तो अगर y की बात करें तो सॉरी √3/2। ठीक है, √3/2। तो अगर इसकी बात करें तो क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2y इज इक्वल टू, आगे करेंगे 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√3। तो y इज इक्वल टू 3√3/2। बताओ कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सबको? सर क्लियर है। तो आपके पास में यहाँ से y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो इसमें, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी आपको x की भी चाहिए। तो यहाँ से x से निकालने के लिए अब देखो ये नीचे वाला आधार पता है, उपकरण आपको है ही, तो आप क्या करोगे, आप लगा दो cos थीटा। तो cos थीटा मतलब 60 इज इक्वल टू 4 - x/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जिसकी सदी आती है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 4 - x/3। बेटा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका पहले करा दो 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 - 2x। तो अगर बात करें -2x इज इक्वल टू, तो आ जाएगा माइनस का 5 आएगा भाई, इधर आएगा 8 तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो x इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास सर जी x की वैल्यू है और हमारे पास y की वैल्यू है, और हमें ये देखो ऑलरेडी विस्थापन पता था। तो अगर इसमें मान रखना हो तो आपको पता है कि r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का x i कैप और प्लस का y j कैप, यही तो था, बिल्कुल था। तो आप इसमें उठा के वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी आई, तो x की वैल्यू आई है 5/2 माइनस 5/2 i कैप और प्लस का 3√3/2 j कैप। ये आपका आ गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? बताओ कि ये बच्चों कोई समस्या अगर लग रही हो कि सर जी हमें यह समस्या है, तो वो हमको बता सकता है यहाँ पे। समझ गए? चलो बात करें आगे। तो सर जी बात करें आगे। देखो तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन थोड़े से स्पेशल हैं, तो ध्यान से समझना है इनको। अगर वो आप फिगर नहीं समझ पाए तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैसे निकालना है, कैसे क्या किया, ये आप बहुत अच्छी तरीके आपको समझना ही होगा। समझ गए? इसको मैं हटाता हूँ और आगे अपना काम चलाता हूँ। चलो आगे की बात करेंगे। अब आएगा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। चौथा नंबर देखो तो बेटा, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि a वेक्टर इज इक्वल टू, कहता है कि अगर a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर और प्लस c वेक्टर। समझ गए? फिर आगे कहता है तो क्या यह सत्य है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर। बताओ क्या यह सत्य है? तो ऐसा करके क्या सत्य है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो अच्छा बताओ, एक बात बताओ, जैसे ये है तो इसके लिए जो ये पुष्ट करना है तो सबसे पहले हमको इससे क्या करना पड़ेगा, गेम खेलना पड़ेगा। हम अगर मान लें कि ये सत्य है तो हम क्या करें, दोनों का क्या कर दें, दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ, इसका भी स्क्वायर कर दिया और बेटा इसका भी स्क्वायर कर दिया। कितना आ जाएगा बताओ? तो ये सर जी आ जाएगा, ये आएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर। देखो मॉड ऑफ जो ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको सर जी हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का ऐसे लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ये इसको भी हम ऐसे लिख देंगे और प्लस का हम लिख देंगे 2ab, तो लिखेंगे 2a और b। समझ गए? और प्लस का b स्क्वायर। अब आप कह दो कि यहाँ तो मॉड था और यहाँ पे तो आपने नॉर्मल स्क्वायर कर दिया। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर कभी भी किसी भी का स्क्वायर मिल जाए तो आप उसके मॉड का स्क्वायर आराम से लिख सकते हो, और कभी मॉड का स्क्वायर मिल जाए तो आप उसको नॉर्मल स्क्वायर में भी लिख सकते हो। उसी के तहत मैंने ये क्या किया है, उसी के तहत मैंने ये कर दिया है। ठीक, समझ गए? अच्छा, तो अब क्या करेंगे, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, चलो इसकी जगह पे हम लिख देंगे, अगर इसको भी हम फ्री करें तो इसको हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो आ जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए
वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला क्या होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना होता है। अच्छा, तो अब ये वाला जो स्क्वायर हमारा आ गया, तो ये वाला ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब हमको करना क्या है कि अगर बाय द वे, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है तो वो तो बना रहेगा, उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं, स्क्वायर यहाँ पे बना रहेगा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे दो कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, अब देखो आपको ये वाला आपको निकाल के सामने लाना है, समझ गए। निकालना क्या है, निकालना है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, ऐसे ही तो निकालना है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर करना है, ठीक है। मेरे से धोखे से ए वेक्टर हो गया है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यहाँ पे भी बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बी और यहाँ पे सी कर लो, सी और यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी, कोई दिक्कत। अब मुझे ये निकाल के लाना है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक ये लगाओ कि अगर मान लो यहाँ पे अगर हम cos थीटा, अब cos थीटा कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, तो बेटा दो लॉजिक लगेंगे। तो लॉजिक नंबर पहला ऐसे लिखना भी है कि अगर मैं कह दूँ कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या कह दूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो अगर बेटा यहाँ पे आप जाके 0 डिग्री रखोगे ना, 0 डिग्री जब आप रखोगे तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको मॉड ऑफ बी भी तो लिख सकते हो, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ सी स्क्वायर, और कॉस जीरो का क्या होता है, कॉस जीरो का होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर जी ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, या कहते हैं तुलना करने में हो जाएगा। तो अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तब तो ये सही है, लेकिन अगर थीटा इज इक्वल टू 0 ना भी हो तब भी ये सही होना चाहिए। तो अगर मैंने कह दिया कि दूसरी कंडीशन मैंने बोल दी कि थीटा इज इक्वल टू अगर 0 ना हो, 0 डिग्री ना हो, तब भी इसको सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सर बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और थीटा इज इक्वल टू मैंने 0 डिग्री जगह पे कुछ भी रखा, क्या किया, कुछ भी रखा, तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, ये सही नहीं आएगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि दूसरा निष्कर्ष हम ये लिख सकते हैं कि जब हम रखेंगे, दूसरा नंबर लिख सकते हैं, थीटा कैन नॉट इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड कैन नॉट इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड और प्लस सी वेक्टर का मॉड। अब बताओ, तो एक कंडीशन में तो कहता है कि ये सही है, मैं, और आप थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, सर जी 0 डिग्री ही क्यों रखना है, 0 डिग्री इसलिए रखना है क्योंकि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री में ही 1 होती है, समझ गए। तो एक बार हम 0 डिग्री लेंगे और एक बार 0 डिग्री हमने नहीं भी लेके देखा, तो इसकी जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, आप कुछ भी रखो, इमेजिन करो, अब आप 40 रखो, 45 रखो, 60 रखो, 90 रखो, कुछ भी रखोगे तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि 1/2 आ जाएगा, किसी में 1/√2 आ जाएगा, डिसबैलेंस होगा। तो मतलब अगर थीटा कैन नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये सही नहीं है, तो मतलब तो इसीलिए ये निष्कर्ष निकला, इसके लिए तो सही है और इसके लिए सही नहीं, इसलिए हम हमेशा ये सर्वथा सही नहीं कह सकते, तो ये पूरी तरीके से उचित नहीं है, समझ गए, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इतना आपको करना है, ऐसे आपको करना है और आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। चले अपने 5वें क्वेश्चन में, तो सर ये आराम से चल सकते हैं। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन देखना, समझ गए कंपैरिजन कैसे करना है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन है, आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है इसमें कि आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे किसी, समझ गए। चलो देखो बात करते हैं बेटा 5वें नंबर क्वेश्चन की। 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, ध्यान से समझो, जिसके लिए कह रहा है कि एक्स आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप क्या हो, एक यूनिट वेक्टर हो, समझ गए। इसको बेटा मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो कह रहा है कि एक्स के किस मान के लिए, ऐसे बोल सकते हैं, एक्स के किस मान के लिए ये जो दिया हुआ जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर होगा, समझ गए। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर को पहले सही से लिख लेता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप और प्लस एक्स के कैप। अगर बेटा इसका मैं मॉड निकालने की कोशिश करूँ तो अगर मॉड निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर। बात करें तो एक्स रूट 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉड आ रहा है वो कह रहा है कि एक्स रूट 3 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि किस मान के लिए जो रूट ए है इसका मॉड क्या होगा, 1 होगा। तो अब एक्स का आपको मॉड निकालना है, तो अब तो हमने बोला कि मान लिया
कि x से किस मल्ट के 1 हो गया। तो अब देखो इसका ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो x रूट 3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। x के इस मान के लिए, अब देखो x के इस मान के लिए, अब आप कहोगे सर जी x के इस मान के लिए सर यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा। यूनिट वेक्टर क्या मतलब है, ऐसे वेक्टर जिनका मॉड्यूलस लेने पे क्या आ जाए, यूनिट आ जाए, मतलब 1 आ जाए, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मान आया है और यहाँ पे x की वैल्यू रखवा के दिखा लो, अगर 1 ना आ जाए तो इसकी जगह पे x की जगह 1/√3 रखो, √3 कटेगा 1 आएगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1/3 के लिए इस जो ये जो दिया हुआ वेक्टर है इसका मान क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। समझ गए कैसे करना है सर? बिल्कुल समझ गए। इसका मॉड निकाला, ये आया और कहता है यूनिट वेक्टर, तो हमें x के मान निकालने के लिए इसके जगह पे क्या रखना पड़ेगा, इसका 1 रखना पड़ेगा। x के जो ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस एक ये है और दूसरा ये है। समझ गए? इसके लिए आप आराम से निकाल लोगे। थोड़ा सा दिमागी है सवाल, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छा तो है ही, लेकिन आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलें आगे। सर बिल्कुल चलो। देखो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर। 6वें नंबर क्या हुआ, दो सदिश दिए गए, ए वेक्टर बी वेक्टर, कह रहा है परिणामी के समांतर का एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 हो। तो ये क्वेश्चन फिलहाल मैं इस वीडियो में पूरा नहीं करा पाऊंगा, तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अगले वीडियो में पूरा कराऊंगा। बहुत ही जल्द से जल्द मैं सारे क्वेश्चन खत्म करके मैं अगले चैप्टर में पहुंचने वाला हूं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ख़ास चीज़ है कि एनालिसिस करते रहो कि क्या गलती हो रही है, क्या अच्छाई हो रही है इसमें। अच्छा है तो आराम से आप पढ़ लो, और अगर बुरा है तो मैं नहीं कहता बुराई अडॉप्ट नहीं करनी हमसे, सिर्फ अच्छाई अडॉप्ट कर लो। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, लेकिन जो दोस्त पढ़ते हैं, जो फालतू आदमी हैं, उनके साथ में शेयर नहीं करना। जो नहीं पढ़ते हैं उनके साथ में कतई शेयर ना करो। मुझे किसी भी फेम की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मुझे अपने आप से ही फेम मिल जानी है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी दोस्त के साथ शेयर ना करें जो इसका दुरुपयोग करता है, मतलब पढ़ता लिखता नहीं है। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना, दिल से लाइक करना। ठीक है, सपोर्ट करो। और अगर बुरा लगता है तो उसको आप डिसलाइक कर सकते हो, दिल से ही डिसलाइक कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो सर ये चैप्टर चाहिए, सर ये चैप्टर चाहिए, सर ये चैप्टर चाहिए। आपके डिमांड के हिसाब से ही हम आराम से चैप्टर को चलाते जाएंगे। और बाकी आप सब समझदार खुद ही हैं, क्योंकि अब आप इंटरमीडिएट पहुंच गए हैं। बाकी जय हिंद, नमस्कार।